प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ से आप सबका आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हम इस ऑनलाइन कक्षा में BA सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड के चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उन चैप्टर्स में पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक कला। इस चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ लिया था उसका एक छोटा सा आपको प्रारूप बता देता हूँ। क्या पढ़ लिया था हमने, ताकि आपकी स्मृति हो जाए। हमने चित्रों के बारे में पढ़ा था, प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में, और हमने जाना था कि चित्र किस किस प्रकार के किस तरीके से दीवारों पर बन रहे थे पाषाण काल में। और हमने ये पढ़ा था कि जो चित्र थे पाषाण काल के उत्तर पाषाण काल वाले भाग में बने थे, जिनका समय काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। हमने यह भी पढ़ा था कि किन किन विद्वानों ने इन सब की खोज की थी, इन स्थानों की। हमने ये भी पढ़ा था कि हिंदुस्तान के किन किन राज्यों के कौन कौन से स्थानों से हमें ये सभी प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त होते हैं। उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान उल्लेखनीय रहा। राजस्थान में भी मैंने बताया था आपको, यहाँ चित्र बने हैं, कोटा बूंदी से मिलते हैं। इसी तरह मैंने वहाँ के कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में बताया, जिनमें सूअर के आखेट का चित्र हुआ, हाथी के शिकार का चित्र हुआ, शहद एकत्रित करते मानव का चित्र जो मैंने बताया था आपको। मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे होशंगाबाद में छेपांकन पद्धति के चित्र बने थे, और मैंने सिंगनपुर में जो घायल भैंसे का चित्र था उसके बारे में भी मैंने बताया था कि उसमें कितनी मार्मिकता से चित्रकार ने उसको बनाया है। और अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है प्रागैतिहासिक चित्रों के चित्रण का उद्देश्य। यहाँ हम यह समझेंगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्र बनते थे, आदि मानव जिन चित्रों को बनाता था उन चित्रों को बनाने के पीछे कौन से कारण थे, क्या कारण रहे होंगे, उन कारणों की हम संक्षिप्त या विस्तार दोनों रूपों में हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जब भी कोई इंसान, आज के युग में भी जब भी कोई इंसान व्यक्ति चित्र बनाता है तो कुछ ना कुछ सोच के या कुछ बात उसके दिमाग में होती है, उसी को वह चित्रित करता है। इसी प्रकार से प्राचीन मानव जो था, आदि मानव जो था, वह भी कुछ बातों को ध्यान में रखकर चित्रण किया करता था। तो मैंने यहाँ सबसे ऊपर जो स्थान दिया है वह है आदि मानव आखेट से पूर्व पशु का चित्र बनाकर कुछ जादू टोना करके आखेट की सफलता पर विश्वास करता था। इसका मतलब यह है कि उस समय के मानव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वह यह था कि वह कैसे शिकार को सफलतापूर्वक कर ले बिना खुद को क्षति पहुंचाए। और उस शिकार के बाद उस शिकार का फल क्या होता था कि वह उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाएगा, और यही उनका एकमात्र कार्य था कि कैसे वो जंगल में खुद की उदरपूर्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो जब वह शिकार करता था और शिकार उससे बलशाली थे, मानव से जंगल में सभी जानवर बलशाली थे, और उन बलशाली जानवरों का शिकार करने के लिए वह कुछ प्लानिंग करता था और उसे लगता था कि मैं कुछ दिव्य शक्तियों की मदद लूँ। तो आजकल भी आपने सुना होगा, आजकल ग्रामीण परिवेश में, शहरों में भी कई बार सुनने में आता है कि किसी ने उस पर कुछ जादू टोना करवा दिया है, इसलिए उसकी हरकतें आजकल बदल गई हैं या उसका स्वभाव बदल गया है, और या वो बीमार होने लग गया है, फलाना। आपने कुछ सुना होगा, इसी प्रकार का सुनने में आता रहता है। तो यही बातें आज से हजारों साल पहले आदि मानव के भी दिमाग में थी, और वह किसी शिकार का चित्र दीवार पे, फर्श पे बनाता था
और उसमें कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके वह उस शिकार को उस दीवार पर ही मृत कर देता था। और इससे वह सोचता था कि अगर मैंने इस शिकार पर इस चित्र के द्वारा विजय प्राप्त कर ली है तो वास्तव में जब मैं जंगल में उसका शिकार करूँगा तो भी मैं उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर लूँगा, या ये जो तांत्रिक क्रिया है ये मेरी मदद करेगी। तो यह एक कारण हो सकता है रहा होगा कि आदिमानव ने शिकार को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उन चित्रों का निर्माण किया हो। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। उसमें है कि आदि मानव पशु के चित्र के सहारे पशु के मर्म अंगों को चिन्हित या पहचान करके प्रहार करने की शिक्षा लेता था। ये एक तरह से बिल्कुल प्लानिंग होगी, फुल प्रूफ प्लानिंग हो गई कि उसने एक चित्र बनाया, चित्र में बनाकर वो अपने नव युवाओं को ये बताता होगा कि ये देखिए ये इसका हृदय स्थल है, या ये इस जानवर की गर्दन है, या इस जानवर का ये दूसरा मार्मिक अंग है जिस पे प्रहार करने से यह जानवर वश में आ जाएगा, यह जानवर मृत हो जाएगा। तो ऐसा वह अपने साथियों को चित्र के द्वारा समझाता होगा और इस प्रकार से वह समझकर उसका फिर प्रैक्टिकल जंगल में जाकर करता होगा। और जो काम उसने एक तरह से थ्योरेटिकल काम, सैद्धांतिक काम उसने अपने गुफा की दीवारों पर, चट्टानों पर किया होता है, उसका वह प्रैक्टिकल रूप करता है। बिल्कुल यह आपके चित्रकला विषय या फिर डॉक्टरी पेशे, इंजीनियरिंग पेशे के समान है एक तरह से, बिल्कुल कि कैसे आपको कक्षाओं में बताया जाता है और फिर आपका उसको वास्तविक जीवन में अप्लाई करते हैं। तो लगभग उसी तरह का उदाहरण आप इसको समझ सकते हैं। तो ये एक और तरीका है, एक और कारण है कि उसने कैसे प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाया या क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या था, कारण क्या था। तीसरा कारण मैंने यहाँ बताया है, शिकार के पश्चात खुशी में नृत्य, गायन आदि कर उल्लास मनाता था। अब उल्लास मनाता था, जब भी वह शिकार करता था तो शिकार करने के बाद जो सफलता मिलती थी तो उस सफलता का जश्न तो बनता है, उस सफलता का हर्ष मनाना तो बनता है। तो वो उन सब हर्ष उल्लास को मनाने के लिए क्या करता था, जैसे कि आजकल हम करते हैं वही वह भी करता होगा, नृत्य गायन करता था, वह नाचता था, गाता था, अपने परिवार के साथ एंजॉय करता था, क्योंकि शिकार ही उसका एकमात्र कार्य था, उसी से उसकी उद्रपूर्ति होती थी, उसी से उसका परिवार जीवित रह पाता था इतनी विषम परिस्थितियों में। इसलिए जब वह शिकार करता था तो उसका खुश होना स्वाभाविक था और फिर शिकार का जश्न मनाना स्वाभाविक था। और जब वह उल्लासित होता होगा तो ये सारे कार्य करता होगा और यह कार्य उनमें से, उसके परिवार में से कोई ना कोई दीवारों पर उकेर देता होगा। इसी कारण से हमें चित्र मिलते हैं कि शिकार चित्र मिलते हैं दीवारों पे। हमने देखा था कि भीमबेटका में भी चित्र मिला कि एक सांड भैंसा जो है वो बिना हिले डुले पड़ा हुआ है, शिकारी उसके चारों ओर भाले लेके पैर उठा के नाच रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वह इस प्रकार के चित्र क्यों बनाता होगा, अपने उल्लास को दर्शाने के लिए बनाता होगा। ठीक है, अब अगला जो चौथा टॉपिक मैंने यहाँ बताया है वो है, इस चौथे कारण में मैंने बताया है कि आदिवासी मानव अपने भय और अदृश्य शक्तियों पर सफलता प्राप्त करने की इच्छा से ज्यामितीय आकारों की रचना कर टोना टोटका करता होगा। फिर से ये टोना टोटका वाली बात आ रही है, पर इस समय ये टोना टोटका अदृश्य शक्तियों के लिए है। प्रथम में जो हमने बताया था वह दृश्य शक्तियाँ थी, मतलब जीवित पशु थे जिनको वह देख पाता था, पर उस समय उस अंधकारमय जंगल में, उस भयानक जंगल में वह महसूस करता था कि उसके अलावा भी कुछ अदृश्य शक्तियाँ आसपास हैं। इसका मतलब कोई मैं भूत प्रेत से नहीं बता रहा हूँ,
इसका मतलब है प्राकृतिक आपदाओं से। प्राकृतिक आपदाएं कैसे? जैसे कि जब वर्षा होती थी, बारिश होती थी, तो बारिश बहुत भयानक होती थी उस समय, और जंगल में पानी भर जाया करता था और वह पानी उसके जो निवास स्थान था, उसका गुफा, उसमें भी चला जाता था और बाढ़ जैसे हालत हो जाते थे। तो पर वह यह नहीं समझ पाता था कि यह बारिश होती कैसे है, कहाँ से आती है, कौन करता है। तो वह इस अदृश्य शक्ति से के आगे खुद को विवश समझता था, क्योंकि वह इसका मुकाबला किसी भी प्रकार से कर नहीं पाता था। ना वो बारिश को रोक सकता था, ना बारिश से बचकर कहीं भाग सकता था, क्योंकि पूरा घना जंगल था, जंगली जानवरों का भय था। इसी प्रकार से जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, आज भी लग जाती है, आपने सुना होगा समाचारों में। तो उस समय भी लग जाती थी, और उस आग में उसके कुछ प्रियजन नुकसान पाए होंगे, इस कारण से वह आग से डरने लग गया। और आग भी उसके लिए अदृश्य है, क्योंकि पहले शुरुआत में तो उसे आग को जलाना और कंट्रोल करना नहीं आता था, और इतनी विकराल जंगल की आग, वह तो बहुत ही भयानक थी उसके लिए, तो उससे वह भयभीत होता था। फिर कभी सूर्य की गर्मी तीव्र होती थी, तो वह सूर्य से भी भय खाता था कि अचानक से आता है, सुबह रात को चला जाता है। ये सब चीज़ें उसके लिए बड़ी पेचीदगी थी। इन सब चीज़ों से वह हृदय में कहीं ना कहीं वो घबराहट महसूस करता था। तो इन सब अदृश्य शक्तियों पर वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था, और जब वह विजय प्राप्त नहीं कर पाया उन चीज़ों पर और उनसे भयभीत रहने लगा, तो उस भय को दूर करने के लिए वह उनकी पूजा करने लगा। और वह एक बहुत ही उत्कृष्ट चित्रकार तो था नहीं। उसने सूर्य को देखा, सूर्य को उसने व्रत के रूप में मान लिया। उसने अग्नि देखी, अग्नि को त्रिभुज और स्वास्तिक के रूप में मान लिया। उसने बाढ़ देखी, उसने बाढ़ को और किसी रूप में मान लिया, पानी को। तो इसी तरह से उसने अन्य अन्य ज्यामितीय आकारों को दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर, चट्टानों पर उकेर दिया, और एक तरह से वह उनकी पूजा पाठ या जादू टोना या टोना टोटका, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, वह करने लगा, और उससे उसको कहीं ना कहीं थोड़ी शांति मिलती थी। तो यह भी एक कारण था कि वह इस प्रकार के चित्र क्यों बनाता होगा। ज्यामितीय आकार के चित्र बनाने के जो पीछे कारण था, वह कारण यह रहा था। इसके अलावा चित्र बनाने के और भी कई कारण हम मान सकते हैं, मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया, पर मैं बता देता हूँ उनके बारे में। हम सभी में कहीं ना कहीं अपने निवास स्थान को थोड़ा साफ सुथरा, सुंदर बनाने की चेष्टा होती है, हम करते हैं प्रयास। तो उसी प्रयास का फलस्वरूप ये रहा होगा कि उसने जहाँ रहता था वहाँ उसने दीवारों को सजाया, रंगीन बनाया, चित्रित किया, हाथों के छापे बनाए, कई इसी प्रकार के उसने काम किए। तो उसे वो अच्छा लगता होगा, और चित्रकला से तो मन को आनंद की प्राप्ति होती है, रंगों से तो सुकून मिलता ही है। तो यह सब भी उसकी साइकोलॉजी रही होगी। एक अन्य कारण हम यह मान सकते हैं कि वह अपने आने वाली पीढ़ियों तक अपने समय काल की बातें पहुंचाना चाहता था। उसने कोई भाषा तो विकसित करी नहीं थी, कोई लेखनी तो वह करता नहीं था, लिपि तो बनाई नहीं थी। तो उसकी जो सर्वप्रथम भाषा थी वो है चित्रलिपि थी। और यह हमारे जो खोज करता है, अन्वेषण करता है, पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, वह ये मानते हैं कि जो विश्व की प्रथम लिपि जो है, लिखावट है, वह चित्रलिपि है, चित्र की लिखावट है। तो उसने अपने आने वाली पीढ़ियों तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए अपने समय काल की गतिविधियों को दीवारों पर उकेर दिया होगा। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि उसने ये चित्र क्यों बनाए, इन चित्रों को बनाने के पीछे उसका क्या मकसद रहा होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह पता लग गया होगा कि उस समय के चित्र आदि मानव ने क्यों बनाए, किस कारण से बनाए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए। तो यह टॉपिक अभी यहाँ समाप्त है। आगे का टॉपिक, अगली बात हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु,
कि उसने चित्र में क्या बनाए, कैसे कैसे किन किन चीज़ों को बनाया है। तो तब तक आप सब अपना ये वीडियो देखिए, इसको समझिए, इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप इंटरनेट पे खंगालिए या आप मुझसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ दे पाऊँगा। धन्यवाद।